Hello everyone. So we have Shweta Shalini ma'am with us. Before ये सेशन स्टार्ट करें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन श्वेता जी का देना चाहूंगा। श्वेता जी बिहार से हेल करती हैं। उनकी राजनीति महाराष्ट्र में कर रही हैं। वो स्पोक्स पर्सन बीजेपी की रही हुई हैं, साथ साथ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और करंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी के एडवाइजर के रूप में भी काम की हुई हैं। बाय इंजीनियर, क्वालिफिकेशन बाय इंजीनियर हैं और साथ में उन्होंने एमबीए भी किया हुआ है। उन्होंने डाइवर्स फील्ड में काम किया है, चाहे वो रूरल ट्रांसफॉर्मेशन हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, और साथ साथ बहुत ही मतलब शी हैज बीन अवॉर्डेड मेनी अवार्ड्स। सो वेलकम श्वेता जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जस्ट ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा आपका इनिशियल फैमिली बैकग्राउंड, आई मीन वेयर वर यू बोर्न, वेयर वर यू रेज्ड, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से हुआ, और ये राजनीति में इंटरेस्ट पहली बार कहाँ से आई? अ, अभिमन्यु जी, बहुत ही मेरी कहानी बहुत दिलचस्प है। मेरा जन्म मिथिला में हुआ है। मेरी शादी अयोध्या में हुई है। मुझे दो जुड़वां लड़के हैं। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत पहले ये आभास तो हो गया था कि देयर इज अ लार्जर कॉलिंग। मुझे देश के लिए कुछ करना है। मेरे पिताजी फौजी थे। he retired as a full colonel. He commanded a lot of units, and the only thing he taught us children is that a good soldier is not somebody who fights on the borders. A good soldier is a person who in whatever he does it for the country. और इसीलिए कहीं ना कहीं ये देश प्रेम बचपन से हमारे अंदर डाला गया, हमें समझाया गया। मेरी पढ़ाई 9 अलग अलग स्कूलों में 7 अलग अलग राज्यों में हुई है। सो माय फादर हैड अ ट्रैवलिंग जॉब। हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहे। तो आप गुजरात समझ लीजिए, जम्मू कश्मीर समझ लीजिए, सिक्किम समझ लीजिए, मैंने सब जगह पढ़ाई की है। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द इंटरेस्ट, आपने बताया मैं इंजीनियर हूँ, मैंने एमबीए किया, उसके बाद मैंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की। बट आपका प्रश्न ये था कि राजनीति में आप कहाँ से उतर गई। इंटरेस्ट की बात नहीं है। सी, आई वाज एन एंटरप्रेन्योर, एंड द मोमेंट आई रियलाइज दैट एज एन एंटरप्रेन्योर आई कैन इम्पैक्ट लाइव्स, देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर वर्किंग विथ मी, and I realized that बहुत सारे लोग, for maybe through an innovative service, with an innovative product, with an innovative idea, can completely transform the nation. और नेशन बिल्डिंग के लिए आपके अंदर वो जज्बा चाहिए और एक इंटेंट चाहिए कि इम्पैक्ट लाना चाहिए। मैंने बड़ी कंपनियां बनाई भी, कुछ बेची भी। आई वॉज वन ऑफ द अर्ली स्टार्टर्स ऑफ द स्टार्टअप इंडिया कैंपेन। और फिर मुझे ये एहसास हुआ कि नेशन बिल्डिंग के लिए एक सबसे अच्छा जरिया, जहां पे आप लार्ज लेवल इम्पैक्ट की बात कर सकते हैं, वो राजनीति से हो सकता है। और ये एहसान दिलाने वाले कोई और नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री और उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। मैं जब पहली बार उनसे मिली तो उनकी सोच, उनके विजन को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। मुझे ऐसा आभास हुआ कि यदि एक व्यक्ति चाहे तो वो दुनिया बदल सकता है और बहुतों को मोटिवेट कर सकता है। तो उनकी इंस्पिरेशन से और ढूंढते ढूंढते मुझे एक गुरु मिल गए, जिनका नाम देवेंद्र फडणवीस से लोग जानते हैं। वो एक ऐसे विधायक थे जो मानते थे कि अच्छे लोगों को राजनीति में उतरना चाहिए। ऐसे लोग जो जब राजनीति में काम करने लग जाएंगे तो जो सो कॉल्ड बुरे लोगों ने राजनीति को पकड़ के रखा है, वो उनको जगह छोड़नी पड़ेगी। और इसीलिए एक ऐसी इंस्पिरेशन और एक ऐसे गुरु के साथ मैं राजनीति में उतर गई, और द रेस्ट इज हिस्ट्री। आई एम वेयर आई एम। मतलब एक बार मैं फिर से जानना चाहूंगा इस सवाल पे कि ये ग्रेजुअल इंटरेस्ट था, मतलब आपने ये तो समझ में आया कि आपको समझ में आया कि राजनीति एक बड़ा इम्पैक्ट का हो सकता है, आप एक समाज में एक बड़ी बदलाव ला सकती है राजनीति में, ये था। पर अगेन एक, क्योंकि आप इंजीनियर थे, एमबीए थे, फौजी के परिवार से थे, तो मतलब ये ट्रांजिशन हुआ धीरे धीरे कि राजनीति में आना चाहिए, या इट वाज सम इंसिडेंट जिस वजह से आपने तय किया? मतलब एक पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, प्रोफेशनल वर्ल्ड से राजनीति में आना आसान नहीं होता है, तो ये निर्णय का क्या वो रहा? ऐसा है अभिमन्यु जी, दो चीजें हमें समझनी पड़ेगी।
एक समय था जब हम जैसे साधारण परिवार से आने वाले व्यक्तियों को राजनीति के बारे में सोचने का भी हक नहीं था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैंने नरेंद्र मोदी जी को देखा, तो मैंने देखा कि एक स्वयंसेवक जो बहुत ही साधारण परिवार से है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ है, और जब वो नीचे से उठकर ऊपर तक आता है अपने संघर्ष के साथ, तो उसे अ, हर संघर्ष के हर लेवल पे जिन लोगों से वो मिला, जिन लोगों से उन्होंने इंटरैक्ट किया, उसके बारे में सद्भावना रहती है। मेरा मानना ये भी था कि महिलाओं के मन में ममत्व ज्यादा रहती है। जब मैं माँ बन गई तो मुझे ये एहसास हुआ कि जो चीज मेरे बच्चों को मिल रही है, जो सुविधाएं मेरे बच्चों को मिल रही है, जिस प्रकार का एनवायरमेंट इकोसिस्टम मेरे बच्चों को मिल रहा है, वो बहुतों के बच्चों को नहीं मिल रहा है। और यदि हमारा आने भर का योगदान रहा, अगर हम ऐसे बच्चों तक ये केवल मात्र इकोसिस्टम अपॉर्चुनिटीज पहुंचा पाए, तो हमें ये करना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये एक रात को सपना आया और सुबह उठ के मैंने राजनीति ज्वाइन कर ली। ये इंटरेस्ट ग्रेजुअल रहा, और इंटरेस्ट ही नहीं, ये एहसास रहा मुझे कि अब the paradigm shift of politics is coming, and people like me are not only appreciated, they are going to be welcomed, they are the necessity। और इसीलिए पढ़े लिखे कॉम्पिटेंट लोग, जो लोग पढ़ के, देखिए मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि राम और कृष्ण के युद्ध के तरीके में आप देखेंगे तो कृष्ण केवल मात्र सारथी बने अर्जुन के, लेकिन राम ने स्वयं युद्ध किया रावण से। वो क्यों किया? क्योंकि राम पढ़े लिखे व्यक्ति थे। सो स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कहीं पे भी जिसने कॉम्पिटेंस लिया है, जिसने सीखा है, जो गवर्नेंस के बारे में जानता है, उसकी वैल्यू ज्यादा रहती है। और केवल मात्र हमारे देश में आज एक ऐसा मुकाम था जहां पर कास्ट, कलर, क्रीड, कलर, जेंडर के ऊपर वोट दिया जा रहा था। अब हमारे वोटर्स भी बदल रहे हैं, हमारे वोटर्स भी एजुकेटेड हो रहे हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं उन्हें अकाउंटेबल गवर्नेंस वाले लोग एज पॉलिटिशियंस चाहिए। मुझे ये एहसास हुआ, और संभवतः मेरी पार्टी भी एक ऐसी पार्टी थी जहां पर मेरे नेतृत्व ने मुझे ये एहसास दिलाया कि अब हम एक ऐसी पार्टी बनना चाहते हैं जहां पर आप जैसे लोगों की जरूरत है। और जैसा मैंने आपको कहा कि उस समय से आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। So a शुरुआत lot of credit, so a lot of credit goes to my political party, to Bharatiya Janata Party. A lot of credit goes to my leadership, and a lot of credit goes to the voters. इस देश की जनता जो जागरूक हो गई, जिसने कहा कि हमें अपने पॉलिटिशियंस अब बदले हुए से चाहिए। शुरुआत आपने कैसे की? मतलब पहला व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप? मतलब राजनीति माना ये तो तय हो गया, पर पहला एक्टिविटी या पहला कदम, मतलब व्हाट वाज योर बिगिनिंग? अभिमन्यु जी, जब भी आप कोई काम करते हैं ना, तो सबसे पहले अगर आप अपना स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ टेबल पे लेके आते हैं। मेरी स्ट्रेंथ जो सबसे ज्यादा थी वो टेक्नोलॉजी थी, बिकॉज आई वाज रनिंग अ टेक्नोलॉजी कंपनी। सो आई प्लेड बाय माय स्ट्रेंथ्स। मैं अपने स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से पार्टी में उतरी, एंड मेरी स्ट्रेंथ हमेशा से स्ट्रैटेजीज थी, डेटा थी। डेटा पहले भी मुझसे बात करता था, अभी भी मुझसे बात करता है। एंड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब हम 130-135 करोड़ के देश को देखते हैं, तो यदि इसका डेटा, अब ये कहा जा रहा है आज से 15-17 साल पहले जब मैं उतरी राजनीति में, तब लोगों को ये एहसास नहीं था, लेकिन हम जैसे डेटा एनालिस्ट लोगों को ये समझ में आता था कि यदि हम टेक्नोलॉजी को बैकबोन ऑफ द कंट्री की तरह देखें और बैकबोन ऑफ राजनीति की तरह देखें, तो राजनीति भी बदलेगी और देश भी बदलेगा। यदि हम गुड गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी टेक्नोलॉजी ला सकती है। तो I brought my strengths on the table, and technology was my strength. And that point of time, I realized that the need of the hour was also technology, and hence that's where I started. राइट मैच हो मैं गया। जी बिल्कुल, बिल्कुल।
एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप बिहार की हैं, यूपी में आपका शादी हुआ, भले अपने जीवन या पढ़ाई पूरे इंडिया में घूम घूम की पिताजी का वैसा था, पर राजनीति आपने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में, बॉम्बे में शुरू की, वो किया। तो इसके क्या चैलेंजेस आपको आए, क्योंकि अगेन मतलब आपके लिए योर इट वाज नॉट योर नेटिव प्लेस पर से, और क्या बेनिफिट्स भी कुछ थे क्या, मतलब नई जगह से राजनीति चालू करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई प्रोफेशन में हैं और वहां पे राजनीति शुरू करना चाहते हैं, बट उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता या घबराते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस में क्या चैलेंजेस थे और क्या बेनिफिट्स रहे? अभिमन्यु जी, जिस विधान में, जिस परिप्रेक्ष्य में आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं और आज के समय में जब ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो देखिए, एक कनाडा बॉर्न इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति आज यूके का प्राइम मिनिस्टर है। एक भारतीय ओरिजिन का व्यक्ति प्रेसिडेंट है सिंगापुर का, right? And plus, if you talk about right from Kamala Harris to Mr. Thanekar, I think we have a whole lot of Indians who are doing amazing work in leadership across the globe. लेकिन मैं अपने परिप्रेक्ष्य में ये बात आपको बताना चाहूंगी। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बिहार की बेटी हूँ और उत्तर प्रदेश की बहू हूँ। लेकिन मेरी कर्म भूमि महाराष्ट्र रही, और कर्म भूमि महाराष्ट्र में मेरा जो योगदान था, वो मेरा बहुत ही इस बात में मैं तय थी कि मेरे जन्मभूमि और मेरे कर्म भूमि में कभी भी मैंने अंतर नहीं किया। और मुझे लगता है कि इसका श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, आप इतने सालों की हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, उन्होंने कभी भी जातीय राजनीति नहीं की, उन्होंने कभी भी क्षेत्रीय राजनीति नहीं की। और ये बात तय जरूर है कि सोशल इंजीनियरिंग में मैं खुद डेटा करती हूँ, स्ट्रैटेजी करती हूँ, तो विनेबिलिटी उस कैंडिडेट की सबसे ज्यादा रहती है जो जो वोटर्स के स्थान से, उनके मन से, उनके दिल के पास से, उनके जातीय समीकरण से आता है। लेकिन having said this, you will have umpteen number of examples जो आप देखें, सीआर पाटिल जी सबसे ज्यादा नंबर से जीतते हैं गुजरात में, लेकिन वो है महाराष्ट्रियन। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री थे, जब उन्हें अमेरिका से लौट कर आना पड़ा, तो उनको एक लाइन उड़िया बोलने नहीं आती थी, लेकिन जनता आपका केवल मात्र इंटेंट देखती है, ये देखती है कि आप कितने आतुर हैं जनता के लिए काम करने के लिए, आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, आप जो नरेंद्र मोदी जी की तरह इतने सालों में बिना छुट्टी लिए जनता का सेवक बनके दिन रात कार्य करता है। उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जनता आज बियॉन्ड बाउंड्रीज नरेंद्र मोदी जी की लाइकिंग है। लोग बियॉन्ड जेंडर, बियॉन्ड कास्ट नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। और यही कहता है कि अ लीडर डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक कास्ट और अ रिलीजन। अ लीडर इज अ लीडर। The only thing that he needs to have or she needs to have is followers। और followers आपके तब आते हैं जब आप उनके लिए कार्यरत रहते हैं, जब आपने उस जगह के लिए, उस क्षेत्र के लिए। और मैं ये गर्व से कहती हूँ कि मेरा जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो, मैं कहीं की बेटी हूँ, कहीं की बहू हूँ, लेकिन मैं दुनिया में कहीं भी जाऊंगी तो बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ। आप स्पोक्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो ऐसे अगेन क्या आपको लगता है, क्या क्वालिटीज चाहिए एक सक्सेसफुल स्पोक्स पर्सन बनने में, बिकॉज यू हैव बीन अ सक्सेसफुल स्पोक्स पर्सन। तो यदि कोई लोग जो आपको सुनेंगे, देखेंगे, या जो एस्पायर करते हैं कि वो भी पार्टी के स्पोक्स पर्सन बने, प्रवक्ता बने, पार्टी को डिफेंड करे, पार्टी की बात रखे, तो क्या आपको लगता है उन्हें क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उनमें, या आई मीन व्हाट आर थिंग्स दैट दे नीड टू फोकस ऑन? देखिए, क्या है, आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा यदि उस पार्टी
से मैच करती है और तभी आप उसके लिए काम करते हैं। तो पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि आप किस तरीके से, एज स्पोक्स पर्सन मुझे अपनी सोच बताने का कोई हक नहीं है। मैं केवल मात्र मेरे पार्टी की सोच दूसरों तक रखती हूँ, लेकिन पार्टी मुझे इस लायक समझे, इसके लिए मेरी सोच, मेरी विचारधारा, मेरी आइडियोलॉजी हैज टू बी अलाइंड टू व्हाट द पार्टी एंड द पॉलिटिकल लीडर्स, नेतृत्व पक्ष और उसका नेतृत्व क्या सोचता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आप चाहे कैसे भी स्पोक्स पर्सन है, आई पर्सनली फील दैट putting your facts together in an articulate manner is a matter of preparation. आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहां पर मैं इंजीनियर हूं और मुझे लॉजिक बहुत ज्यादा पसंद है, और इसीलिए आर्टिकुलेशन इज नॉट एन आर्ट, इट इज अ इफेक्ट ऑफ हाउ प्रिपेयर्ड यू आर। तो आप कितने भी अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं, आपको हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके जाने का संयम, सहयोग और सहजता होनी ही चाहिए। तो यदि आपके पास ये लक्षण हैं तो आप बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन बन सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए क्या है, आज का जो समय है, स्पोक्स पर्सन को अधिकतर मीडिया चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स के तौर पर जाना जाता है। तो अगर 20 मिनट के कार्यक्रम में आपको 5 मिनट का समय दिया जा रहा है, तो आपको क्रिस्प अपनी द बात पॉइंट। कहनी आनी चाहिए, टू द पॉइंट आप बात कहनी आनी चाहिए। और दूसरी चीज, जब आप ये बात कहें तो बहुत सारे अन्य लोग जो आपके साथ पैनल पे रहते हैं वो आपको कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश करते हैं। तो आपको अपना संयम मेंटेन करना आना चाहिए, अपने बात पे टिके रहना आना चाहिए, और अपनी बात को किस प्रकार से आप बहुत ही विशिष्ट तौर पे कह सकें, यही आना चाहिए। तो मुझे मुझे लगता है कि आप एक सफल स्पोक्स पर्सन बन सकते हैं। आजकल एक पिछले मतलब खास करके 2010 के बाद से एक ट्रेंड चला है, प्रोफेशनल इन पॉलिटिक्स। लोग प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, इम्पैक्ट भी है और कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या लगता है आपको कि जो प्रोफेशनल्स का पॉलिटिक्स में आना हुआ है, मतलब मैं आपको भी उसी में कंसिडर कर रहा हूँ, आप भी एक प्रोफेशनल्स थे, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स थे, पॉलिटिक्स में लंबे समय में अपना कैरियर बनाया, तो क्या लग रहा है कि प्रोफेशनल से आने से पार्टीज को मदद हो रही है तो किस टाइप से मदद हो रही है, और क्या कुछ चैलेंजेस भी हैं, एंड हाउ डू यू सी वे फॉरवर्ड, मतलब अगले 10-20 साल में आप क्या देखते हैं ये रिलेशन को? देखिए, मैं महाराष्ट्र के मेन बॉडी में, बीजेपी में सेक्रेटरी के तौर पर भी काम कर चुकी हूँ। हमारे पक्ष में इसे मंत्री कहा जाता है। अब आप ये समझिए कि आप एक टीम है जो आपके पार्टी के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष के साथ मिलकर पार्टी को लोगों तक लेकर जाते हैं। अब मैं जिस प्रकार से आपने प्रोफेशनल्स यूज किया है, मैं इसको परफॉर्मेंस की तरह देखती हूँ। देखिए, राजनीति बदल रही है और अब नॉन परफॉर्मेंस से परफॉर्मेंस की तरफ जा रही है, नॉन अकाउंटेबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रही है, और नॉन गवर्नेंस से गवर्नेंस की तरफ जा रही है। और इसके लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, इंक्लूडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग गूगल। आप सर्चेस कर सकते हैं, आप लोगों के बारे में पता कर सकते हैं। सो अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, राइट? तो इसीलिए कहीं ना कहीं जिन लोगों ने आपको वोट किया, उन लोगों ने आपको किस लिए वहां उस कुर्सी पर बिठा कर रखा है, ये हक है उनका जानने का, और वो जानने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए परफॉर्मेंस रियली मैटर्स टुडे एंड विल मैटर फर्दर। तो मैं ये परफॉर्मेंस की तरफ जो ट्रेंड है, ये मैं बहुत अच्छा समझती हूँ इसको, बिकॉज देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम। इसीलिए ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। जब आप प्रोफेशनल्स कहते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो पब्लिक लाइफ है, ये पब्लिक लाइफ को आप प्रोफेशनल की तरह नहीं देख सकते हैं। यदि आपको खासकर पॉलिटिशियन की तरह अपने आप को देखना है, आपको पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिक्स में घुसना है, तो आपको इसे सर्विस की तरह ही देखना पड़ेगा। जब आप इसको सर्विस की तरह देखते हैं, जब इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, जब आप इसको सेवा के तौर पर देखेंगे, तब
जो आप कार्य करते हैं उस कार्य में आपको अधिकतर सफलता मिलती है और लोग भी आपके पीछे खड़े होते हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनलिज्म in politics is definitely not required. Performance in politics is definitely required. आप देखेंगे कि बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स आते हैं वो बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से काम करते हैं और रह जाते हैं पीछे। बहुत सारे पैराट्रूपर्स आते हैं, वो उतरते हैं लेकिन पीछे रह जाते हैं। परफॉर्मेंस इज हियर टू स्टे, टेक्नोलॉजी इज हियर टू स्टे, और उसके लिए आपको अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म लाना होगा, आपके अंदर परफॉर्मेंस लाना होगा, लेकिन आपकी वृत्ति, आपकी एटीट्यूड, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग फिर भी सेवा ही होनी चाहिए। जब तक वो सेवा नहीं होगी तब तक आप एक अच्छे पॉलिटिशियंस, एक आप अच्छे राजनीतिज्ञ की तरह नहीं जाने जाएंगे। आपने परफॉर्मेंस की बात की, राजनीति में एक जो बहुत वो है, आपको क्या लगता है आज भी राजनीति में व्हाट मैटर्स मोस्ट, परफॉर्मेंस और लॉयल्टी? गुड क्वेश्चन एंड ट्रिकी वन। देखिए, undoubtedly loyalty really matters the most, right? But if it is added with performance, it is सोने पे सुहागा है। सोने पे सुहागा है, राइट? लॉयल्टी इसलिए मैटर करती है बिकॉज जिस भी कार्य में बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है, right? There is a lot of uncertainty. For example, if you look at the panchayat elections, right? Now panchayat elections में आप ये समझिए कि कौन सी सीटें 50% महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व होती हैं, राइट? अब ये लॉट्स पे निकलती हैं। जब लॉट्स निकलती हैं तब आपको पता नहीं रहता है कि आप कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित आएगी, लेकिन आपकी जो वो टीम वहां बनती है, जो पक्ष की टीम होती है, जो पार्टी की टीम होती है, वो इस क्षेत्र में काम करती है। एक व्यक्ति अगर वो आरक्षित सीट हुई और हो सकता है वहां पर आपकी महिला तैयार ना हो आज के दिन में, और आपके अगले बार के लिए महिला की तैयारी के लिए वो सीट ठीक है, लेकिन उस समय बहुत जरूरत है कि आपका पक्ष, आपके लोग, आपके कार्यकर्ता आपसे लॉयल रहें और आपने जो कैंडिडेट दिया है उस कैंडिडेट को वो अपनाए, पक्ष अपनाए, पार्टी अपनाए। और पार्टी ऐसे ही चलती है, इसी तरीके से राजनीति चलती है, और इसीलिए लॉयल्टी इज डेफिनेटली फार इम्पोर्टेंट। आपने फडणवीस जी के साथ एक लंबा काम किया है। फडणवीस जी मतलब महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में देखें तो डोमिनेंट कास्ट से नहीं आते हैं, जिनकी महाराष्ट्र में एक लंबी समय से वो रही है, पर वो एक काफी यंग एज में पावर में आए और उन्होंने गवर्नेंस में भी काफी अच्छा काम किया। आपको काम करके क्या लगा? व्हाट आर हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स, मतलब ये ऐसी क्या खूबियां हैं उनमें वो सेपरेट्स हिम अमंग द रेस्ट? आई मीन सो मैं फडणवीस जी ने कभी ये बोला नहीं है, लेकिन मैं हमेशा फडणवीस जी के बारे में कहती हूँ और बच्चों को ये जानना चाहिए कि देयर इज दिस टर्टल थियरी। जब खरगोश और कछुए की दौड़ हुई तो कछुआ इसलिए जीता क्योंकि ही नेवर गेव अप, ही नेवर सैट ऑन द साइड, वो चलता रहा। और आप देखें तो कर्ण की तरह कवच और कुंडल उसके पास नहीं थे, लेकिन उसका जो कवच है उसके ऊपर आपने कितने पत्थर मारे, जितने पत्थर मारे, वो अपना सर अंदर कर लेता था लेकिन फिर से निकाल के चलता था, रुकता कभी नहीं था। और यदि रुका भी तो उसी स्थान पर रुका रहा क्योंकि उसके ऊपर पत्थर पड़ रहे थे। जैसे ही पत्थर बंद हुए उसने अपना सर निकाला और वो आगे चलने लग गया। सो दिस टर्टल थियरी इन पॉलिटिक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको कंसिस्टेंसी इज द की। यू हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड डू इट एवरी सिंगल डे, कंसिडरिंग कि कर्मण्ये अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, राइट? आपको फल की चिंता किए बिना स्थित प्रज्ञ होकर आपको केवल मात्र अपना कार्य करते जाना है। और जब आप अपना कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपके पीछे लोग खड़े हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि कब इन लोगों ने आपको धक्का देकर आगे बढ़ा दिया। सो मैंने फडणवीस जी से टर्टल थियरी सीखी है बिकॉज ही इज एक्सट्रीमली गुड एट इट, एंड आई थिंक
I'm going to patent the turtle theory in his name. So yes, that is what he is. Apart from everything else that you said, उन्होंने गवर्नेंस के ऊपर, उन्होंने एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है. आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स दैट हर सेक्टर, हर सेगमेंट, हर क्षेत्र, एवरी सिंगल एरिया को इक्वली इम्पोर्टेंस देकर किस तरीके से सबको डेवलपमेंट का एक सिंगुलर मॉडल यदि बनाया है किसी ने. इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ही इज नॉट देवेंद्र फडणवीस, ही इज डेवलपमेंट फडणवीस. दैट इज देवेंद्र फडणवीस. सो यस, देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम. मैं तो उनको अपना गुरु मानती हूँ. अगला साल महाराष्ट्र में दोनों इलेक्शन, लोकसभा विधानसभा दोनों इलेक्शन है. व्हाट डू यू सी? आई मीन, क्योंकि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में पिछले 5 साल में जितनी चीजें हुई है, जितनी खिचड़ी पकी है, आई थिंक इंडिया के किसी स्टेट में नहीं पकी है. सबसे जो प्रॉब्लली अनप्रिडिक्टेबल है, जहां पे अच्छे अच्छे लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि सेना का वोट किधर जाएगा, एनसीपी का वोट किधर जाएगा, शरद पवार है किधर सच में, क्योंकि वो बोलते हैं पार्टी ब्रेक नहीं हुआ है. ठीक है, तो मतलब एक कंफ्यूजन की स्टेट है. मतलब तो क्योंकि आप स्ट्रेटेजी बनाती है, डेटा पे भी आपकी पकड़ है, तो व्हाट डू यू सी महाराष्ट्र, I mean, delivering in both the election? I mean, where do you see Maharashtra going? देखिए, ऐसा है अभिमन्यु जी, आपने बीरबल की खिचड़ी की कहानी तो सुनी होगी. जब तक बीरबल की खिचड़ी बनी नहीं, तब तक तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अटकलें की. एक बार बन गई तो उसके बाद तो लोगों ने केवल मात्र उसको एंजॉय ही किया, राइट? ऐसे ही अब तो खिचड़ी बन गई. अब महाराष्ट्र ऐसे स्थान पर है जहां पर एक ऐसा लीडर है जिसके पीछे पार्टी नहीं है. एक ऐसा लीडर है जिसके पास पार्टी है लेकिन उनकी नहीं है. और उनका ड्रीम महाराष्ट्र छोड़कर केंद्र हमेशा से रहा है. इसीलिए लोगों को उनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं रहा है. सो और कांग्रेस तो देश ही कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाह रहा है. फिर भी आई थिंक द चैलेंजेस आर देयर बिकॉज नो गेम शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आप देखें, आज हमारे अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, मैं उनको पिछले 1 सवा साल से देख रही हूँ. मुझे लगता है हफ्ते में कुछ चंद घंटों के लिए वो अपने घर जाते होंगे, बाकी समय वो हमेशा ही रोड पर रहते हैं. ऐसे ही देवेंद्र जी को मैंने लगातार काम करते हुए देखा है. एकनाथ शिंदे जी को मैंने पर्सनली रात के 2-2, 3-3 बजे तक काम करते हुए देखा है. अजीत पवार जी को जो जानते हैं वो कहते हैं कि वो रात को नहीं, वो सुबह के खिलाड़ी हैं. तो वो सुबह सवेरे 5:30-6 बजे से लग जाते हैं जनता का काम करने के लिए. तो एक चीज तय है कि आज के दिन में जो सरकार है वो ये चाहती है कि एक ऐसा मॉडल जनता के सामने में खड़ा करे जिससे कि पहली चीज एक चैलेंज भी है, क्योंकि 2-2.5 साल महाराष्ट्र ने बहुत बड़ा गैप देखा. एक ऐसा चीफ मिनिस्टर देखा जो घर से बाहर निकला नहीं, वर्चुअल चीफ मिनिस्टर था. और इसीलिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कवर करना है. तो ये तीनों मिलके कवर तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मिसाल जनता के सामने खड़ा कर देंगे जिसे जनता कभी भी नकार नहीं पाएगी. और इसका हमें विश्वास है. जिस तरीके के ट्रेंड्स दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि पिछली बार से कम तो नहीं, डेफिनेटली उतना ही, नहीं तो ज्यादा हम दिल्ली भेजेंगे. उतने लोग हम दिल्ली भेजेंगे. और जहां तक विधानसभा की बात है, तो आप देखेंगे कि ये जो सरकार है वो वापस लौटकर डेफिनेटली आएगी. हो सकता है आप दिल से ये त्रिशूल सरकार है और इसलिए ये त्रिशूल सरकार वापस लौटकर जरूर आएगी. मुझे लगता है आप दिल से बोलना चाह रहे होंगे कि 144 प्लस बीजेपी करेगी, बट राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं. एक चीज, क्योंकि आपने चंद्रशेखर बावनकुले जी का नाम लिया, तो बावनकुले जी वही व्यक्ति है जिनको फडणवीस जी ने टिकट नहीं दिया था पिछले विधानसभा चुनाव में. इस बार वो अपने हाथ से टिकट बांटेंगे, मोर और लेस लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, रहेंगे. क्या आपको लगता है कि ये कोई खींचातानी पार्टी के अंदर रसाकसी है, या ये सिर्फ बाहर के लिए है? देखिए अभिमन्यु जी, जो लोग बाहर से आपको देख रहे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, उनको ये समझनी चाहिए कि कितनी खूबसूरत ये पॉलिटिकल पार्टी है. इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर.
जब पार्टी को ऐसा लगा कि किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो उसको टिकट नहीं दिया, और जब पार्टी को ये समझ में आया कि शायद पार्टी ने गलती की तो उसको पार्टी ने करेक्ट किया, या फिर यदि पार्टी ने गलती नहीं की तो व्यक्ति ने सुधारा तो उसको करेक्ट किया। सो एक एक चीज तय है, लोग कुछ भी कहें, ये पार्टी ऐसी पार्टी है, और मैं आपको कह रही हूं कि इस पार्टी ने कभी भी किसी भी जातीय प्रकरण पे राजनीति नहीं की, किसी भी क्षेत्रीय प्रकरण पे राजनीति नहीं की। और इसी तरीके से जिस समय पार्टी को लगा कि ये व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम कर सकता है, और आज वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, तो पार्टी पीछे घूमकर तो कोई व्यक्ति आगे नहीं चल सकता है, हम आगे देखकर ही आगे चलता है। और आगे जो चंद्रशेखर बावनकुले जी का फ्यूचर मुझे दिख रहा है, पार्टी को दिख रहा है, और स्वयं उनको दिख रहा है, वो बहुत ब्राइट है। आप एक महिला हैं, आप वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर चुके हैं। एक बार बार विषय आता है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में कहीं उस हिसाब से नहीं है, जनसंख्या के अनुपात में बात होती है, एमपी लेवल पे तो नहीं है, एमएलए लेवल पे नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स ने लोकल बॉडी में ये व्यवस्था की है जहां पे वुमेन बन के आई हैं, पर वहां पे भी देखेंगे, खास करके बिहार यूपी में देखेंगे, अब बिहार से आती है तो वहां पे भी मुखिया पति का प्रचलन है कि भले महिला इलेक्ट हो जाती है बट चलाते पति। तो ये जो मेल डोमिनेंस एक पॉलिटिक्स की बात होती है, क्या आपको मतलब आपको कैसे लगता है कि वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ेगी? पार्टी को, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? क्या महिलाओं को आगे आना चाहिए? मतलब ये जो मतलब रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा स्क्यूड है मेल के प्रति, तो वो कैसे चेंज होगी? और दूसरा कि सिर्फ नंबर्स में चेंज ना हो, पावर डायनेमिक्स में भी चेंज हो, कि सिर्फ पद मिल जाए पर चला कोई और रहा है, और पावर में कैसे चेंज हो, तो आप कैसे देखते हैं हाउ फेज आउट हो सकता है ये? देखिए, सब सर्वप्रथम तो मैं ये बोलना चाहूंगी अभिमन्यु जी कि ये जो पावर डायनेमिक्स है ना, ये केवल मात्र राजनीति में नहीं है, सब जगह है। मैं कॉर्पोरेट में काम कर चुकी हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर चुकी हूँ, मेरी कंपनी वीसी फंडेड कंपनी थी, आप वीसी फंड्स में देख लीजिए, तो आपको ये डिस्प्रोपोर्शनेट सब जगह दिख जाएगा, महिलाएं सब जगह कम है, और इसीलिए शायद कहा जाता है कि इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। But having said that, you need to understand that women are fast catching up, right? अब ये चिकन एंड एग स्टोरी है। ऐसा है कि महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए क्या? तो बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन क्या महिला उसके लिए तैयार है? तो मेरा ये मानना है कि देखिए ऐसा है, आज भी अगर आप देखें तो जो सेंट्रलाइज्ड एसी होता है वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि 70 केजी का 40 साल का आदमी उसमें अच्छी तरीके से उसके मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए वो ठीक से डिजाइंड होता है, लेकिन महिलाओं के लिए वो 5 डिग्री थोड़ा ज्यादा ठंडा होता है। तो आप अक्सर बड़ी आईटी कंपनीज में जाएंगे तो देखेंगे कि महिलाएं जो हैं वो शॉल वॉल ओढ़ के बैठी होती हैं, लेकिन पुरुष ठीक रहते हैं। सो बट नोबडी हैज एक्चुअली फिगर्ड आउट द डेटा अराउंड दिस। इसी तरीके से मैं अक्सर महिलाओं के फोरम्स में जब जाती हूँ तो अक्सर कहती हूँ कि देखो, हमारा पेनिट्रेशन इनटू द सर्जन कैटेगरी, अभी अभी आईएमसी ने एक रिपोर्ट निकाला कि महिला सर्जन्स ज्यादा बेहतर होती हैं, लेकिन होती कितनी है? बहुत कम होती हैं। अगर आप देखें तो ऑर्थोपेडिक महिलाएं कितनी होती है? बहुत कम होती है। तो इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन में भी महिलाएं केवल मात्र, आज आप संसद में देखें तो केवल मात्र 11% महिलाएं हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि रिप्रेजेंट द अनरिप्रेजेंटेड, आरक्षण इसीलिए होता है। तो इसीलिए हमको अनरिप्रेजेंटेड को रिप्रेजेंट करना है क्या? यही चीज लोकल बॉडीज में की गई, सरपंचाई में की गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मुखिया पति जैसा एक पोजीशन आ गया, क्योंकि महिलाएं स्किल्ड नहीं थी, महिलाएं तैयार नहीं थी। क्या हमने महिलाओं को तैयार किया है? इसीलिए जरूरत है कि हम महिलाओं को तैयार करें, और महिलाओं की भी जरूरत है कि वो अपने आप को तैयार करें। आपको किसी सिस्टम में घुसना है तो आपको तैयारी होनी चाहिए, लेकिन ये भी बात तय है कि आप अगर तैयार होके सिस्टम के अंदर घुसते हैं तो क्या पुरुषगण आपके लिए जगह बनाते हैं? तो देखिए, रेड कारपेट एटलीस्ट राजनीति में
तो कोई पुरुष भी दूसरे पुरुष के लिए बिछाता नहीं है, तो महिलाओं के लिए तो बिछा ही नहीं सकते। तो आपको लड़ना तो पड़ेगा ही। अब आपको अपनी जगह के लिए लड़ना पड़ता है, महिलाओं को थोड़ा ज्यादा लड़ना पड़ता है, आपको महिलाओं के लिए थोड़ा ज्यादा कठिन है। और क्योंकि मैं एक महिला हूं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़े से थोड़ा ज्यादा कठिन है, लेकिन फिर भी इस कठिनाई में भी बहुत सारी महिलाएं अग्रिम पोजीशंस पे बैठी हैं। आज सुषमा जी जिंदगी भर मेरी आइडल रही। स्मृति जी को आज मैं देखती हूँ तो उन्होंने सबसे एलिजिबल बैचलर को नाको चने चबवा दिए अमेठी में। उनके तो क्षेत्र में घुस के चबवा दिए। उस एक बिल्कुल चबवा दिए। तो हमारे पास ऐसी रणरागिनियां हैं जो बाकी महिलाओं के लिए आइडल्स बन सकती हैं। और अब जैसे हमारे पक्ष में पोजीशंस पर भी, पद पर भी 30% आरक्षण कर दिया गया है। तो हर पद पर आप देखेंगे कि आपको महिलाएं ढूंढकर, इंक्लूसिविटी इज, दैट्स हाउ इंक्लूसिविटी कम्स इन योर माइंडसेट। तो जब आपकी महिलाएं पद पर आती हैं, आपकी स्किल्ड होती हैं, जब आप उनसे काम करवाते हो, तो ऑटोमेटिकली वो तैयार होती हैं कि कल वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव भी बन सके। और इसीलिए शायद मेरे पक्ष का ये मानना है कि पहले महिलाओं को पद देना चाहिए, महिलाओं को पद पर काम करना चाहिए, और धीरे धीरे महिलाएं जब तैयार होती हैं तो उनको हमको नीचे मैदान में उतारना चाहिए। हाँ, इसमें ज्यादा समय लग रहा है तो बिल्कुल लग रहा है। क्या मैं चाहती हूँ कि ये जल्दी हो जाए? तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि जल्दी हो जाए। लेकिन जिस बदलाव को समय लगता है, उस बदलाव को समय लगता ही है। बच्चा और भी 9 महीने में होता है। और हो सकता है देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। देखिए, बच्चा भी 9 महीने में तो होता ही है ना। तो सही बात। इसीलिए जिस चीज को जितना समय लगता है, और खासकर बदलाव को, और ऐसा चेंज व्हिच हैज टू बी अ परमानेंट चेंज, विल डेफिनेटली टेक टाइम। सो इट इज टेकिंग टाइम, एंड देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर हेल्पिंग इट टू चेंज फास्ट, एंड आई एम सो थैंकफुल अबाउट इट। आगे आगे देखिए होता है क्या। ओके, श्वेता जी, आखिरी क्वेश्चन, योर मैसेज फॉर द एस्पायरिंग पॉलिटिशियन, जो लोग पॉलिटिक्स में नहीं है, एस्पायर कर रहे हैं कि राजनीति में फैसिनेटिंग लगता है, राजनीति करना है, देश के लिए कुछ करने की जज्बा है, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? देखिए, मेरा मैसेज एस्पायरिंग पॉलिटिशियंस के लिए बहुत बहुत सिंपल है। आपको यदि लगता है कि ये जगह कीचड़ है, तो याद रखिए कीचड़ में ही कमल खिलता है। यदि आपको लगता है कि ये बदलाव नहीं हो रहे हैं, तो बदलाव लाने से, आपसे बेहतर बदलाव लाने की जिम्मेदारी किसकी है? याद रखिए कि जब आप एक उंगली दूसरे के ऊपर उठाते हैं, तो 4 उंगली आपकी तरफ उठती है। और अंत में केवल मात्र इतना याद रखिए कि एक डिसीजन से ही जिंदगी बदल जाती है। हमारे भाषा में कहते हैं कि एवरी वोट मैटर्स, वन वोट मैटर्स। एक गाना हम सब मिलके गाते हैं, सब खड़े हो जाते हैं ना, एक ही गाना है, सब खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही एक छोटा सा ध्रुव तारा होता है जो बड़ी बड़ी जहाजों को रास्ता दिखाता है। एक एक कदम उठाना होता है और बाकी सारे कदम आपसे जुड़ जाते हैं। बस वही कदम आपका, यदि नेशन बिल्डिंग की तरफ हो, अपने देश की तरफ हो, अपने क्षेत्र की तरफ हो, अपने लोगों की तरफ हो, अपने समाज की तरफ हो, तो आप राजनीति में अपना पहला कदम जरूर उतारिए, और विश्वास रखिए कि आपकी जरूरत इस देश को है, आपकी जरूरत आपके समाज को है, और आपकी जरूरत स्वयं आपको है। थैंक्स अ लॉट श्वेता जी, थैंक्स थैंक फॉर यू। दिस कन्वर्सेशन, बहुत मजा आया। थैंक्स अ थैंक लॉट। यू अभिमानी जी, थैंक यू, आई एंजॉय।